हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी रूम लंडो अड्डा। तो आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर कोड 3213 सेट 3 का सेक्शन बी पार्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास दिया गया था कि हम अगर एक विलेज होते तो हम दो एक्टिविटीज़ हमको ऐसी सजेस्ट करनी थी जो इंक्रीज़ करें इनकम विलेजर्स की। तो सबसे पहला सजेशन, फार्मर्स को जो है वो लोन्स बैंक से लेना चाहिए ताकि उनके पास लोन्स चुकाने के बाद जब हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म हो जाए तब लोन्स चुकाने के बाद उनके पास एक सरप्लस अमाउंट बचे जो उनकी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करे। और दूसरा, लैंडलेस लेबरर्स को हम लोग रेगुलरली वर्क करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं और उसको मनरेगा के बारे में बताकर उसको जानकारी इसके बारे में बताकर ताकि अगर उसके पास जब कोई वर्क ना रहे तो वो इसमें पार्टिसिपेट करके उसको वर्क मिले प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दो फीचर्स बताने थे। तो सबसे पहला, हाई डोसेज ऑफ केमिकल इनपुट्स इसके अंदर होता है। दूसरा, ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। बस। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को बताना था कैसे कास्ट सिस्टम जो मॉडर्न इंडिया का है वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस के साथ गुजरा है। ऐसा इसलिए, अब चेंजेस का मतलब उसने कास्ट सिस्टम को रिड्यूस किया है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको सपोर्ट करता है और वो कास्ट सिस्टम को रिड्यूस करता है। और दूसरा ये कि आजकल जो लोग हैं वो लोग रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स, होटल्स जब यहाँ पे जाते हैं तो उनके पास किस कास्ट के लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, या उनको ऐसा वो मेंशन नहीं करते कि आप किस कास्ट के हो या उनसे पूछते नहीं हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम ने अंडरगोन ग्रेट चेंज। तो ये दो रीजंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 में रोमांटिसिज्म का एक्सप्लेन करना था। तो आप सबसे पहले रोमांटिसिज्म के बारे में लिख सकते थे कि यह एक कल्चरल मूवमेंट है जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाता है। और दूसरा ये कि ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये दो रीज़न हो गए मेन। बी में हम लोग को फ्रेडरिक सोरियोज का जो ड्रीम था जो उसने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू किया था, तो उसने सबसे पहले नेशन स्टेट्स के बारे में मेंशन किया था कि उसका एक यूटोपियन विज़न था कि वो नेशन स्टेट्स सभी बने, डेमोक्रेटिक हो और एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट को ऐसे एबॉलिश करना है। और उसने अपने पेंटिंग्स में ऐसे नीचे रिमेन्स ऑफ किंग्स सिंबल्स, ऐसे स्वॉर्ड वो ग्राउंड पे थे। और फिर उसका टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिए एक फीमेल फिगर वहाँ पे खड़ी थी जिससे सभी लोग एक लाइन से गुजर रहे थे। तो ये रीजंस हो गए। अब बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में हमारे पास सबसे पहले पूछा था कि मैकेनिकल जो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ जो शिफ्ट हुआ है उसने प्रिंट रिवॉल्यूशन को यूरोप में बढ़ाया और इसको एग्जांपल के साथ करना था। तो सबसे पहले जो हैंड प्रिंटिंग होती थी वो चाइना और जापान में रबिंग ऑफ वुड ब्लॉक्स से होती थी। तो जब मार्को पोलो ने इसको इंट्रोड्यूस किया यूरोप में, फिर उसके बाद यहाँ पे अब लोगों को नीड आई कि हम लोग ऐसे इसको और थोड़ा इवॉल्व करना चाहिए। तो फिर उसके बाद जोहान गुटेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस, जिसके वजह से प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ। तो ऐसे आप 3-4 पॉइंट्स में लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास बताना था कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए 3 तरीके। तो सबसे पहला जो ब्रिक किल्स यानी जो ईंटे के भट्टे होते हैं या फिर जो चिमनीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो उसमें हम लोग एब्जॉर्बर्स लगा सकते हैं ताकि स्मोक जो हो वो एब्जॉर्ब हो वहाँ पे और ज़्यादा एयर पॉल्यूशन ना हो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी हम लोग वाटर को जो भी वाटर इंडस्ट्री से निकलता है उसको पहले ट्रीट कर दिया जाए अच्छे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर उसके बाद उसको भेजा जाए वाटर्स में या रिवर्स में। दूसरा, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हैं। और हम लोग जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसे क्लासीफाई करके उसके बाद उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसको रीयूज़ या रिसाइकिल करने लायक है तो उसको रीयूज़ या रिसाइकिल करें और दूसरा बायोडिग्रेडेबल को डंप कर दें। 27 में हमारे पास 3 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताना था। तो सबसे पहले ये करेंसीज को ऑथराइज़ करती है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, ये चेक करती है बैंकों को कि जो लोन्स डिपॉजिट्स हो रहे हैं और कोलैटरल जो लोन्स के बदले सबमिट किए जा रहे हैं उन सभी चीज़ों को रेगुलरली चेक करती है। तीसरा, इसका काम ये है कि ये इंश्योर करती है कि जो लोन्स हैं वो सिर्फ रिच हाउस होल्ड्स तक ही ना सीमित रहें बल्कि जो रूरल एरियाज़ में पुअर हैं और लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वहाँ पर भी जाएं।
और बी ऑप्शन में पूछा था हम लोग को रोल ऑफ बैंक्स विद रिगार्ड टू मनी विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, यानी पब्लिक जो उनको मनी देती है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को रोल ऑफ बैंक्स बताना था। तो सबसे पहले ये डिपॉजिटर्स से मनी लेती है और फिर उसके बाद जो लोन लेने आते हैं उनको लोन्स देती है और कुछ उसका हिस्सा अपने पास रखती है ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़ने पर वो आए लेने तो उसको वो दे सके। कोई भी अगर डिपॉजिटर अगर आ गया अचानक से अपना विड्रॉल करने के लिए पैसा, तो वो उसके लिए भी रखते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट रहता है, जो लेंडर्स रहते हैं, जो लोग लिए रहते हैं पैसा, वो जो हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं और जो उस पर जो इंटरेस्ट आता है, फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट बाकी डिपॉजिटर्स के अमाउंट पे वो लोग देते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक्स का प्रॉफिट होता है। तो ये हम लोग को बताना था। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग को 3 चैलेंजेस बताने थे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती हैं। तो सबसे पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, वो रेगुलर मीटिंग्स नहीं हेल्ड करते हैं। दूसरा मनी एंड मसल पावर, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है पार्टीज़ उनको टिकट देती हैं। मसल पावर कभी कभी वो क्रिमिनल्स को भी देती हैं ताकि वो इलेक्शंस में जीत सकें। तीसरा डायनेस्टिक सेशन, जो कॉमन पीपल हैं पार्टीज़ के अंदर, उनको पार्टी के ऊपर जो उसके हेड होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं उन लोगों का क्या रूल बन रहा है, क्या कैसे हो रहा है, ये उन लोगों को पता नहीं रहता है। तो ये डायनेस्टिक सेशन, तो इसको हम लोग को एक्सप्लेन करके लिखना था। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग को ये पूछा था, तो ये घुमाने के लिए हम लोग को पूछा था। असल में इसका टोटल मतलब यही है। सबसे पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखिए, उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है, इम्पॉर्टेंस क्या है उसका, और ये कैसे फुलफिल होता है। नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो वो आगे जाके रिन्यू होगा और हमारे फ्यूचर नीड्स के लिए, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। तो कुल मिला के हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना था। इस पर एग्जांपल्स में आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, और फिर उसके बाद नॉन रिन्यूएबल में अगर आप लिखना चाहें तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें। सेक्शन डी में हमारे पास अब सबसे पहले पूछा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्प्लीकेशंस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया के ऊपर। तो सबसे पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा ऐसे डिफेंस में लगाया जा रहा था पैसा, जो ब्रिटेन लगा रही थी, और फिर वहाँ पे वहाँ की इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर रही थी उस वक्त, और जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वहाँ पे बंद हो गया था। इसी वजह से इंडिया में टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। तो इन इकोनॉमिक के एस्पेक्ट में देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी बूस्ट हुई थी, लेकिन फिर भी उतनी नहीं, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो थे वो वॉर लोन्स और टैक्सेस के द्वारा लिए गए। इंक्रीज ऑफ टैक्स हो गए थे, प्राइसेस डबल हो गए थे उस वक्त, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने लगा था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगी थी, और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन जो थोड़ी बूस्ट हुई थी वो फिर से वहीं डाउन हो गई थी। बी में जो नेशनलिज्म सेंटिमेंट आता है, तो सबसे पहले इसने पीपल्स के इमेजिनेशन को कैप्चर किया, यानी अपना उनका ध्यान अपने ऊपर लाया। दूसरा, ये जो पीपल्स थे इंडिया के और 19वीं सेंचुरी में, तो वो लोग विजुअली एसोसिएट करने लगे नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म को ऐसे एक भारत माता, एक फीमेल फिगर के रूप में विजुअली एसोसिएट करने लगे हर चीज़ को, जिसकी वजह से ये फिर यूनाइट होने लगे। फिर उसके बाद एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, जैसे भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया गया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। तो फिर उसके बाद उसका एग्जांपल देके फिर उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख सकते हैं कि फिर उसके बाद कब बनाया था, किस लिए बनाया था और किस मोटिव से बनाया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 31 में वाटरवेज एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सूटेबल है, फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है, हैवी एंड बल्कि गुड्स के लिए एकदम सूटेबल है। ये रीजंस हो गए। बी में हम लोग को एयर ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, प्रेस्टीजियस और कंफर्टेबल है, हैवी बल्कि एंड गुड्स को ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, इम्पॉसिबल ट्रेन्स पे जा सकता है, उसके ऊपर से जा सकता है, जैसे हिमालयज़ हो गए या फिर डेजर्ट एरियाज़ हैं, तो इसके ऊपर आराम से जा सकते हैं, जहाँ पे रेलवेज़ और वाटरवेज़ नहीं जा सकते। और 1956 में एक नेशनलाइजेशन हुआ था एयरवेज़ का, एयर इंडिया आया था, एयर इंडिया कंट्रोल करता है मोस्टली। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। 32 में
हम लोगों को डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है और डेमोक्रेसी का आइडिया क्यों पूरे दुनिया में ऐसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ये हम लोग को बताना था। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेबल है, जो पर्सन्स की नीड्स होती हैं उसके लिए अकाउंटेबल होता है। रिस्पॉन्सिव है, जो भी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स सिटीजन्स के आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिव, भले ही थोड़ा सा लेट होता है लेकिन रिस्पॉन्सिव होते हैं। लेजिटिमेट यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, लॉज को फॉलो करता है और प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स, और कुछ भी इससे रेलिवेंट पॉइंट आप लिख सकते थे। अब बी ऑप्शन में हमारे पास वही लगभग सेम चीज़ है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को, और ये सही है कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। और फिर उसके बाद फीडबैक देती है इश्यूज़ को, जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको लेकर फीडबैक देती है, यानी वही रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। और फिर उसके बाद जो डेमोक्रेसी का रोल है हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, वो हम लोग लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 33 में ए, तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो एक्सप्लेन करना था इस स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ बैरियर्स होता है, लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद आप लिख सकते थे WTO, जो इंटरनेशनल लेवल पे है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करती है, ये लिबरलाइजेशन को मानती है ताकि फॉरेन ट्रेड हर कंट्रीज़ में जा सके। फिर WTO को एक्सप्लेन कर दिए थे, उसके मोटिव्स को एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर उसके बाद जो कंट्रीज़ होती हैं वो ओपन टू ट्रेड करती हैं लिबरलाइजेशन जब होता है। तो ऐसे ही 2-3 और रेलिवेंट पॉइंट लेकर 5 नंबर हो जाएंगे, आराम से आपको मिल जाएंगे। 33 के बी में हम लोग को 5 स्टेप बताने थे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ लेती है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चाहिए, ट्रेड बैरियर्स हटने चाहिए, चीप लेबर होने चाहिए, रिजर्व्ड एरिया गवर्नमेंट देती है उनको जहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ जो एक MNCs को सेटअप करने के लिए रहें वो फैक्टर्स होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फैक्टर्स सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रीज़। तो ये सारे हो गए, तो सेक्शन डी हो गया। अब हम चलते हैं केस बेस्ड की तरफ। केस बेस में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था सस्टेनेबल एनर्जी एक की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि यह एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा इंक्रीज़ करने पे करता है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक पीरियड के बाद रिन्यू हो जाएंगे लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन नीड्स के लिए वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, मतलब उनको मिल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ इसीलिए एक की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। कंजप्शन ऑफ एनर्जी पूरे इंडिया में क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हर एक सेक्टर नेशनल इकोनॉमी में, या चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल या डोमेस्टिक हो, सबको एनर्जी की ज़रूरत होगी। और जो इंडिपेंडेंस के बाद जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स आए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको चलाते रहने के लिए हम लोग को एनर्जी की एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी एक तो यूज़ होती है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाने के लिए, हमारे ज़रूरतों के लिए। तो इसी वजह से अगर एनर्जी बनाने में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है तो हम उसको वेस्ट क्यों करें? तो एनर्जी को जब हम सेव करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा एनर्जी प्रोडक्शन के। तो ये हो गया पहला केस बेस्ड। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरे में हमारे पास एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से था क्वेश्चन। तो मार्केटिंग ऑफ गुड्स डन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश अपनी मार्केटिंग कैसे करता था? तो लेबल्स लगाता था क्लॉथ बंडल से, और कुछ हद तक एडवर्टाइजमेंट्स भी करता था। और न्यू कंज्यूमर्स कैसे क्रिएट हो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा? तो ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो पीपल्स के जो भी ऐसे ख्यालात थे उनको चेंज करता था, उनको नया बनाता था और नई ज़रूरतों को उनको दिखाता था, क्यों आपके लिए ये ज़रूरी है। तो एडवर्टाइजमेंट्स इस तरह से न्यू कंज्यूमर्स को बनाता था। अब दो मैसेजेस जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिए गए हैं वो ये कि एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग को बताते हैं क्यों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए नेसेसरी और डिज़ायरेबल हैं, और जो नेम ऑफ कंपनी और मैन्युफैक्चर ये हम लोग को फेमिलियर करता था। और यहाँ पे एक और रीज़न होगा 35.2 का कि
न्यू कंज्यूमर्स इसलिए भी बनाता था क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंट फील करते थे जब वो भी मेड इन मैनचेस्टर्स के ऐसे बोल्ड लेबल देखते थे, तो उनको कॉन्फिडेंट लगता था कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का क्लोथ है। तो ये एक पॉइंट मैं मिस कर गया था, सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट केस बेस की तरफ। तो यहाँ हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का दिया गया था। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है डेमोक्रेसी में? सिंपल, फर्स्ट लाइन में दिया गया है, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे दी जाए जो सबऑर्डिनेट ना हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इम्पॉर्टेंस ये है कि इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं पीपल्स की, वो सबसे अच्छी तरीके से लोकल लेवल पे ही सेटल हो जाती हैं, और इससे जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में लोकल लेवल पर। 2 स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट में ने जो लिए हैं डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, तो 1992 में इसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, जिसकी वजह से जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं होगी। और जो दूसरा रीज़न है वो पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़, इन लोगों को सेटअप किया गया स्टेट्स में। तो ये थे रीज़न। मैप वर्क में आपको तुंगभद्रा और वो दिए गए थे, तो उम्मीद करता हूँ आपने सही किए होंगे। हीराकुंड डैम वो उड़ीसा में है, तारापुर वो आपके गुजरात के साइड में है किनारे, और ऐसे ही मैप वर्क थे, उम्मीद करता हूँ आप किए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।